हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? चलिए, आज हम आपको फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाई और गजल का शिल्प सौंदर्य पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है काव्य भाषा। प्रस्तुत काव्यांश में सरल, सरस, मधुर, तत्सम, तद्भव शब्दावली से युक्त मुहावरेदार एवं सामासिक पदावली से संपन्न सहज, उर्दू मिश्रित, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। ये तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, काव्य शैली। ये किसकी है? ये आपको रुबाइयों की है केवल। काव्य शैली प्रस्तुत काव्यांश में लाक्षणिक, प्रतीकात्मक, भावनात्मक, संवादात्मक, काव्य शैली का प्रयोग किया है। पॉइंट नंबर 3, काल या युग। काल या युग की बात करते हैं तो कवि का कौन से काल की बात कर रहा है वो देखिए आप।
प्रस्तुत काव्यांश में प्रगतिशील प्रगतिवादी युग की काव्य रचना का सौष्ठव प्रयोग किया गया है। और पॉइंट नंबर 4 में आप लिखेंगे काव्य रस उपर्युक्त काव्य में वात्सल्य रस का या वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई है। कौन से रस की? वात्सल्य की। पॉइंट नंबर 5 काव्य भाव यानी स्थायी भाव की बात कर रहे हैं। उपर्युक्त काव्य में वत्सलता या ममता आदि स्थायी भाव समाहित है। तो सही भाव कौन सा हुआ? वत्सलता। इसमें रुबाई में वत्सलता नामक स्थायी भाव है जी। और अगला है पॉइंट नंबर 6 काव्य गुण उपर्युक्त काव्य में माधुर्य काव्य गुण का समावेश है। तो जहां काव्य रस के अनुसार भाव और गुण का प्रयोग किया जाता है जी, जहां रस होगा। अब आता है बिंदु नंबर 7 और वह आता है काव्य छंद। उक्त पद्यांश में उर्दू एवं फारसी भाषा का रुबाई नामक छंद
रुबाई नामक छंद का प्रयोग नियत है। और पॉइंट नंबर 8 में देखेंगे आप काव्य अलंकार। उक्त पद्यांश में अनुप्रास, रूपक, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, आदि मानवीकरण। आदि अलंकारों का प्रयोग सौष्ठवता से किया गया है। और पॉइंट नंबर 9 में देखिए आप शब्द शक्ति। उक्त रुबाइयों में लक्षणा शब्द शक्ति का अद्भुत प्रयोग समाहित है। और पॉइंट नंबर 10 में लिखेंगे आप काव्य बिंब। उक्त पद्य में विराट, स्थिर, गतिशील, दृश्य, स्पर्श, श्रव्य आदि चाक्षुष बिंबों का छायांकन किया गया है। तो ये आपके 10 बिंदु में शिल्प सौंदर्य का अद्भुत प्रस्तुतिकरण है। किसमें? 10 बिंदुओं में। तो पहला बिंदु है काव्य भाषा। रिपीट कर रहा हूँ, काव्य भाषा। तो काव्य भाषा का, जैसे मैंने आपको सौंदर्य बताया था,
पहला सौंदर्य बताया था काव्य सौंदर्य, ठीक है। दूसरा बताया था भाव सौंदर्य। तीसरा बताया था, मैं आपको नए बच्चे जो जुड़े हैं उसमें समझ लीजिए, ये मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए मैंने आपको 5 सौंदर्य बताए थे। पहला बताया था काव्य सौंदर्य, दूसरा बताया था भाव सौंदर्य, तीसरा था शिल्प सौंदर्य, और चौथा था कला सौंदर्य, और पांचवा था भाषिक सौंदर्य, जिसको हम भाषागत भी कहते हैं या भाषा भी कहते हैं, भाषा सौंदर्य। तो 5 सौंदर्य हमने आपको बताए थे। इन 5 सौंदर्य में से प्रश्न भी किसी प्रकार से पूछ सकता है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, या भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, या शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, कला सौंदर्य क्या है, भाषागत विशेषताएं बताइए, या भाषागत सौंदर्य बताइए, या भाषिक सौंदर्य बताइए, या भाषा सौंदर्य बताइए। आपसे कैसे भी 5 प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। अब बात करते हैं हम काव्य सौंदर्य की। तो काव्य सौंदर्य का अर्थ क्या होता है? काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है भाव सौंदर्य प्लस शिल्प सौंदर्य, ये इसके अंतर्गत आता है। यानी कि भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य का उल्लेख आप काव्य सौंदर्य के अंतर्गत करेंगे। तो फिर समझना होगा कि भाव सौंदर्य क्या है। भाव सौंदर्य का मतलब होता है भावार्थ। भावार्थ का मतलब होता है भाव प्लस अर्थ, ठीक है। अब भाव का मतलब क्या हुआ? भाव का मतलब हुआ संदर्भ और प्रसंग, ये भाव का मतलब हुआ। और अर्थ का मतलब क्या हुआ? अनुवाद प्लस विशेष, अनुवाद हुआ। और संपूर्ण भावार्थ का मतलब हुआ से प्रसंग व्याख्या, इसका मतलब ये हुआ। तो से प्रसंग में, से संदर्भ में, से में संदर्भ आ गया और प्रसंग आ गया और अनुवाद आ गया, और व्याख्या में क्या आता है? अनुवाद आता है और विशेष आता है। विशेष में क्या लिखना होता है? शिल्प सौंदर्य के बिंदु लिखने पड़ते हैं। शिल्प सौंदर्य का मतलब होता है, आपने एक नाम सुना होगा शिल्पकार, सुना है क्या नाम? शिल्पकार का मतलब होता है रचना करने वाला। शिल्प निर्माण कर दी साहब उसने, अच्छी, यानी भवन निर्माण किया, वो मिस्त्री हुआ शिल्पकार, रचना करने वाला। तो रचना करते समय किन किन बिंदुओं का समावेश किया गया? जैसे भवन की रचना की, भवन की रचना करने में क्या आया? फावड़ा आया, कन्नी आई, मिस्त्री का औजार आए, परात आई, बजरी आई, सीमेंट आए, और पत्थर आए, ईंट आई, पानी आया, है ना। और जो भी सामान है वो सब क्या है? शिल्प है, यानी विषय वस्तु है। और उसका संग्रह करके हमने एकीकरण किया, तब जाकर के भवन का निर्माण हुआ शिल्पकार के माध्यम से। ऐसे ही इस कविता की रचना करते समय किन किन उपादानों का प्रयोग किया गया, वो 10 मैंने बिंदु आपको बताए हैं कि इसमें भाषा का प्रयोग हुआ,
काल का प्रयोग, कौन से काल की रचना, कैसी शैली रही, कौन सा रस का प्रयोग किया, कौन सा गुण, कौन सा भाव, कौन सा यानी काल बता दिया, रस, भाव, गुण, और कौन सा छंद है, कौन कौन से अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है ना, कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, और बिंब कौन कौन से कितने प्रकार के बिंबों का प्रयोग करके और इस कविता की रचना की गई है। इस प्रकार से शिल्प सौंदर्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है। कला सौंदर्य के अंतर्गत क्या आता है, जितने भी व्याकरण के बिंदु हैं, व्याकरण के बिंदु जितने भी हैं, कौन कौन से, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है ना, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, ये जितने भी व्याकरणिक बिंदु हैं, व्याकरणिक चैप्टर हैं, वे सब कला के अंतर्गत आते हैं। यानी कि भवन निर्माण करते समय आपने भवन की सौंदर्यता का कैसे वर्णन किया। अब आपने भवन, ये मैंने जो सामान बताया शिल्प में, इनका ढांचा तैयार करके फिर इसके बाद में क्या किया आपने, उसका पलस्तर किया, रंग रोगन किया, उसके आगे मुड़गेरी पर रेलिंग लगाई, या उसको कैसे कैसे सजावट दी, किस तरीके से उसके पोर्च बनाए, ये किस प्रकार कंगूरा बनाया गया, ये सब उसकी कलात्मक दृष्टिकोण से कितना सुंदर लग रहा है। रचना में सुंदर नहीं लगता, रचना में ईंट पत्थरों का काम होता है, लेकिन सौंदर्य कहाँ आया, कला में आया। तो किस प्रकार कला से, यानी कलात्मक ढंग से उसका निर्माण किया गया, उन कला का वर्णन करते हुए आप इनका वर्णन कर सकते हैं। व्याकरणिक बिंदुओं का आप वर्णन कला के रूप में करेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में रेखांकित करो, कि प्रस्तुत काव्यांश में किसी बिंदु को रेखांकित कर दिया कि कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, ये इंगित करते हुए आप इसका वर्णन भी कर सकते हैं। ये कला के अंतर्गत आता है। और फिर आता है आपका भाषिक सौंदर्य। कौन सा आता है, भाषिक सौंदर्य या भाषागत विशेषता है। भाषिक सौंदर्य के अंतर्गत आपकी काव्य भाषा जो बताई गई है वह देखें आप काव्य भाषा तो सब एक ही पंक्ति में है, यानी कि एक ही बिंदु है, 3 बिंदु बनाओ ना इसका। प्रस्तुत काव्यांश में सरल सरस मधुर भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त मुहावरेदार एवं सामासिक पदावली का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में उर्दू मिश्रित सहज खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। उस एक बिंदु का हमने कितने बिंदु बना दिए, 3 बिंदु बना दिए, 2 अंक में है। काट बेटा कहाँ से काटेगा नंबर, हाँ? एक बिंदु लिखे तो वो 1.5 नंबर भी दे सकता है, लेकिन एक बिंदु के स्थान पर आपने 3 बिंदु लिख दिए, 3 पंक्ति लिख दी, तो अब तो नंबर देने ही पड़ेंगे। एग्जामिनर को फेल डाउन कर दिया आपने, ऐसे आते हैं नंबर। आए समझ में? तो ये था हमारा सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न और शिल्प सौंदर्य का प्रकटीकरण। तो ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है, इसके बाद ही आप आगे की गति प्रदान करेंगे। ये तो हुआ आपका रुबाइयों का। अब आप कहेंगे सब उसमें गजल में क्या होगा, तो गजल में देखिए आप, गजल में आप जब शिल्प सौंदर्य लिखेंगे तो आपकी गजल के लिए जो बिंदु बनाएंगे, पहला बिंदु बनाया आपने काव्य भाषा, एज इट इज रहेगी। दूसरा बिंदु बनाया आपने काव्य शैली, एज इट इज रहेगी। तीसरा बिंदु बनाया आपने काल या युग, एज इट इज रहेगा। चौथा बिंदु बनाया आपने काव्य रस। अब इसमें वात्सल्य हट जाएगा, ठीक है, इसमें वात्सल्य हट जाएगा, है ना।
तो आप इसमें श्रृंगार भी लिखेंगे और शांत रस भी लिखेंगे। श्रृंगार एवं शांत रस, बस ये वात्सल्य के स्तर पर ये बिंदु लिखना है आपको। इसमें काव्य रस में। पॉइंट नंबर 5 चलेगा आपका काव्य भाव। तो श्रृंगार रस का भाव क्या हो गया? रति या प्रेम, ठीक है, कोमा। शांत रस का प्रसाद, वो सॉरी निर्वेद या सम, यहां पर लिखेंगे वे। रति, प्रेम व निर्वेद या सम आदि स्थायी भावों का समावेश किया गया है। और छठा बिंदु आएगा आपका काव्य गुण। तो काव्य गुण में भी वही माधुर्य, वही एज इट इज, व प्रसाद, दोनों ही है काव्य गुण, ठीक है। माधुर्य व प्रसाद काव्य गुणों का प्रयोग किया गया है। सातवां बिंदु आपका चलता है छंद, काव्य छंद। तो काव्य छंद में भी आपको एज इट इज, आपको क्या लिखेंगे? उर्दू एवं फारसी रुबाई की जगह लिखेंगे गजल। रुबाई की जगह कौन सा लिखेंगे? गजल नामक छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और आठवां बिंदु आपका जो आएगा वो आएगा अलंकारों का, काव्य अलंकार एज इट इज। नवा बिंदु जो आएगा शब्द शक्ति, वह लक्षणा और व्यंजना। लक्षणा तो पहले से लिख रखी है, इसके साथ में लिखेंगे और व्यंजना शब्द शक्ति का। और 10वां बिंदु आपका आएगा काव्य बिंब एज इट इज। तो रुबाइया और छंद में, गजल में ये सिर्फ सौंदर्य में इतना अंतर है। काव्य भाषा वही है, काव्य शैली भी वही है, काल युग भी वही लिखेंगे। काव्य रस में परिवर्तन हुआ, श्रृंगार एवं शांत रसों का प्रयोग किया गया। काव्य भाव में भी परिवर्तन हो गया, रति या प्रेम व निर्वेद या सम। काव्य गुण में भी चेंज हो गया, माधुर्य था ही पहले, माधुर्य के साथ प्रसाद भी आ गया। जहाँ शांत रस होता है वहाँ काव्य गुण प्रसाद होता है। और 7वां बिंदु छंद में परिवर्तन आ गया, वहाँ रुबाइया छंद थी, यहाँ पर गजल छंद है। अलंकार एज इट इज रहेंगे, शब्द शक्ति, लक्षणा, इसके एक और जुड़ गई व्यंजना, और काव्य बिंब एज इट इज रहेंगे। ये था गजल नामक काव्य का शिल्प सौंदर्य है। अब हम अगले वीडियो में आपको रुबाई और गजल का भाव सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं, विदा लेते हैं। नमस्कार।